एलजीएल रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस डीप डाइव में हमें यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन के विषय को गहराई से समझना है और हाँ, पीवाईक्यू भी डिस्कस करना है। बिल्कुल। आज हमारा मिशन यही है कि हम इस पूरी जानकारी को बिना रटे एक बहुत ही मजेदार कहानी और कुछ शानदार ट्रिक्स के जरिए समझेंगे। और मैं ये बता दूं कि ये पूरी कहानी मतलब 450 साल के औपनिवेशिक युग की ये जो नींव है, ये किसी युद्ध से नहीं बल्कि सिर्फ रसोई के मसालों की तलाश से शुरू हुई थी। रसोई के मसाले, चलिए इसे थोड़ा सुलझाते हैं। अगर हम एकदम शुरुआत में जाएं, तो 1453 का जो साल था वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बहुत बड़ा। 1453 में कुस्तुनतुनिया, जिसे आज हम इस्तांबुल कहते हैं, उस पर ऑटोमन साम्राज्य का यानी तुर्कों का कब्जा हो गया था। अच्छा। और उस समय यूरोप और एशिया के बीच का सारा व्यापार, खासकर जो सिल्क रूट था, वो इसी एक शहर से होकर गुजरता था। तो एक तरह से वो दो महाद्वीपों के बीच का इकलौता पुल था। बिल्कुल। और जब तुर्कों ने इस पुल पर कब्जा किया तो उन्होंने सिर्फ टैक्स ही नहीं बढ़ाया, बल्कि पूरी यूरोप की सप्लाई लाइन ही काट दी। हाँ, उन पुराने रास्तों पर इतना भारी टैक्स लगा दिया कि इटली के व्यापारियों का एकाधिकार खत्म होने लगा। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे आज के समय में कोई ग्लोबल सप्लाई चेन क्राइसिस आ जाए। मतलब अगर कोई एक देश अचानक से कोई अहम समुद्री रास्ता रोक दे तो पूरी दुनिया को तिलमिलाकर नया रास्ता खोजना ही पड़ता है। एकदम सटीक उदाहरण है। अब आप सोचिए, यूरोप की सर्दियां बहुत कठोर होती थीं और उस जमाने में कोई फ्रिज तो होते नहीं थे। हाँ, कोल्ड स्टोरेज का तो सवाल ही नहीं। तो मांस को महीनों तक सड़ाने से बचाने के लिए और उसे खाने लायक बनाए रखने के लिए काली मिर्च का लेप लगाना ही उनके पास इकलौता उपाय था, जिसे वो लोग ब्लैक गोल्ड या काला सोना कहते थे। सही कहा। तो जब रास्ता बंद हुआ और मनमाने दाम वसूले जाने लगे तो स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों में हाहाकार मच गया। उन्हें समझ आ गया कि जिंदा रहना है तो भारत तक पहुंचने का नया समुद्री रास्ता खोजना ही पड़ेगा। इसी शॉर्टकट की हताश तलाश ने समुद्री यात्राओं के एक नए युग की शुरुआत कर दी। और इसमें पुर्तगाल सबसे आगे निकला ना? हाँ, पुर्तगाल सबसे आगे था, क्योंकि वहां के शासक प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने इसे एक राष्ट्रीय मिशन बना लिया था। उन्होंने नाविकों को और नक्शा बनाने वालों को बहुत भारी फंडिंग दी। मतलब पूरा सरकारी सपोर्ट था। बिल्कुल। इसी का नतीजा था कि 1486 में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिणी छोर तक पहुंच गया। और इस खतरनाक समुद्री मोड़ को उन्होंने क्या नाम दिया था? केप ऑफ गुड होप, राइट? एकदम सही। केप ऑफ गुड होप, यानी एक अच्छी उम्मीद की किरण कि यहां से आगे एशिया का रास्ता शायद मिल सकता है। और यही वो समय था जब हर कोई भारत खोजने की रेस में भाग रहा था। मतलब कोलंबस भी निकले थे। हाँ, कोलंबस निकले तो थे, लेकिन पश्चिम की तरफ चले गए और गलती से अमेरिका पहुंच गए। ये भी अलग ही कहानी है। पर असली जैकपॉट तो वास्को डी गामा के हाथ लगा। 1498 में वो उसी केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए अफ्रीका के पूर्वी तट से होते हुए सीधा भारत आ गया। हाँ, और इसमें गुजराती पथ प्रदर्शक ने उसकी मदद की थी और वो सीधा भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह आ पहुंचा। और कालीकट पहुंचते ही उस नए समुद्री मार्ग की खोज पूरी हो गई, जिसने सदियों पुराने जमीनी रास्तों को रातों रात अप्रासंगिक बना दिया। बिल्कुल। वास्को डी गामा के पहुंचने के बाद तो यूरोपियन कंपनियों की भारत आने की जैसे एक लंबी कतार ही लग गई। और यहीं से ना उन छात्रों का असली सिरदर्द शुरू होता है कि इस कतार में कौन किस नंबर पर खड़ा था। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। हाँ, मतलब पुर्तगाली, डच, अंग्रेज ये सब आपस में बहुत कंफ्यूज करते हैं। लेकिन हमारे रिसर्च नोट्स में इस आगमन के क्रम को याद रखने की एक बहुत ही कमाल की मास्टर ट्रिक दी गई है। अच्छा, वो कौन सी ट्रिक है? ये एक छोटा सा निमोनिक है। पुत्र डड्डा डैड फंसे। पुत्र डड्डा डैड फंसे। सुनने में थोड़ा मजाकिया है। हाँ, मजाकिया है, पर ऐसी ही चीजें दिमाग में छप जाती हैं। इसे अगर हम अंग्रेजी के अक्षरों में डिकोड करें ना, तो ये बनता है PDEDF। ओके, PDEDF ये कैसे काम करता है? देखिए, पी से है पुर्तगाली, जो सबसे पहले 1498 में आए। फिर डी से है डच, जो 1605 में आए। ई से है इंग्लिश यानी अंग्रेज, जिनका आगमन 1608 में हुआ। फिर से डी आता है यानी डैनिश, जो 1616 में आए। और सबसे अंत में एफ से फ्रेंच यानी फ्रांसीसी 1667 में। तो बस उंगलियों पर PDEDF याद रखिए और पूरा क्रम सेट हो जाता है। बिल्कुल, बहुत आसान। पर आगमन का ये क्रम याद रखना तो जरूरी है ही। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी थी।
और डच कंपनी 2 साल बाद 1602 में बनी। लेकिन जब भारत पहुंचने की बात आती है तो भारत में डच लोग अंग्रेजों से पहले पहुंच गए। ये कैसे मुमकिन है? मैं बताती हूँ। असल में कंपनी का बनना और उनका भारत आना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। डच कंपनी 1602 में बनी जरूर, पर उनका मुख्य लक्ष्य भारत था ही नहीं। अच्छा, तो वो कहाँ जाना चाहते थे? उनका पूरा ध्यान इंडोनेशिया के द्वीपों पर था। जिन्हें स्पाइस आइलैंड्स कहा जाता था। लेकिन फिर भी वो 1605 में भारत आ गए। और अंग्रेजों को इतना समय क्यों लगा? ब्रिटिश कंपनी 1600 में बन तो गई थी, लेकिन उन्हें पैसा जुटाने, जहाजों का इंतजाम करने और अनुमति लेने में 8 साल लग गए। उनका पहला जहाज 1608 में आया। समझ गया। चलिए अब वापस पुर्तगालियों पर आते हैं। क्योंकि वास्को डी गामा 1498 में आ गया था, तो पुर्तगालियों के पास बाकियों के मुकाबले लगभग 100 साल का हेड स्टार्ट था ना? हाँ, पूरा 1 सदी का फायदा था उन्हें। तो उन्होंने शुरुआती बढ़त का फायदा कैसे उठाया? इसका अंदाजा ना वास्को डी गामा की पहली यात्रा के मुनाफे से लगाया जा सकता है। वो कैसे? जब वो कालीकट पहुंचा तो वहां के हिंदू शासक, जिनकी उपाधि जामोरिन थी, उन्होंने उसका स्वागत किया। वास्को डी गामा ने वहां से जहाज भरकर काली मिर्च और जड़ी बूटियां ली। और फिर? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि जब वो पुर्तगाल वापस लौटा और उसने यूरोप के बाजार में उन मसालों को बेचा ना, हाँ, तो पूरी यात्रा का, जहाजों का और नाविकों का सारा भारी भरकम खर्च निकालने के बाद भी उसे 60 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। क्या बात करें, 60 गुना मुनाफा! ये कोई सामान्य व्यापार तो बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये एक लॉटरी थी। पर एक बात बताइए, काली मिर्च में ऐसा क्या था कि यूरोप वाले उसके लिए इतना पागल थे और इतना पैसा देने को तैयार थे? मतलब सिर्फ स्वाद के लिए? नहीं, ये स्वाद की बात नहीं थी। ये सीधे तौर पर उनके जिंदा रहने की जरूरत से जुड़ा था। वो कैसे? उस जमाने में रेफ्रिजरेटर तो होते नहीं थे, और यूरोप की कड़ाके की सर्दियों में जब ताजा चारा नहीं होता था तो उन्हें भारी मात्रा में जानवरों को काटना पड़ता था। अच्छा, तो उस मांस को प्रिजर्व करने के लिए? एग्जैक्टली। उस मांस को महीनों तक सड़ने से बचाने और सुरक्षित रखने के लिए काली मिर्च और अन्य मसालों का लेप लगाना ही इकलौता तरीका था। ओह, तो ये उनके लिए स्वाद की नहीं बल्कि प्रिजर्वेशन या संरक्षण की बात थी। बिल्कुल। तो मसाले उनके लिए एक तरह से जीवन रक्षक थे। हाँ, अब समझ में आया कि 60 गुना मुनाफा क्यों मिला। बिल्कुल। और इस मुनाफे ने तो पुर्तगाल में तहलका मचा दिया होगा। मचा ही दिया। पुर्तगाली शासकों को समझ आ गया कि भारत व्यापार नहीं, एक सोने की खान है। तो फिर उन्होंने क्या किया? इसलिए उन्होंने सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि अपने हथियारबंद गवर्नर्स भेजना शुरू किया। 1505 में उनका पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बनकर आया। अल्मीडा, इसकी रणनीति क्या थी? अल्मीडा की रणनीति बहुत आक्रामक थी। उसने ब्लू वाटर पॉलिसी या कह लें शांत जल की नीति लागू की। ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? उसका मानना था कि अगर हमें व्यापार पर एकाधिकार चाहिए तो जमीन पर किले बनाने से ज्यादा जरूरी है समंदर पर कब्जा करना। हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का ऐसा खौफ होना चाहिए कि परिंदा भी पर न मार सके। पर समंदर पर कब्जा करते कैसे थे? मतलब जमीन पर तो आप दीवारें खड़ी कर सकते, समंदर को कैसे रोकेंगे? अपनी सुपीरियर नेवी और जहाजों पर लगी भारी तोपों के जरिए उन्होंने एक कारटास प्रणाली शुरू की। कारटास? ये कोई टैक्स था क्या? ये एक तरह का परमिट या पास था। कोई भी भारतीय या अरबी जहाज हिंद महासागर से बिना पुर्तगालियों को टैक्स दिए या बिना कारटास खरीदे नहीं गुजर सकता था। और अगर कोई बिना पास के जाता तो? अगर कोई पकड़ा जाता तो उसके जहाज को सीधे डुबो दिया जाता था या लूट लिया जाता था। ये तो समुंदर पर खुलेआम गुंडागर्दी थी यार। बिल्कुल थी। और फिर इसके बाद अल्मीडा के बाद दूसरा गवर्नर आता है अल्फोंसो डी एल्बुकर्क, जिसे पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अच्छा, वास्तविक संस्थापक एल्बुकर्क को क्यों कहते हैं? क्योंकि अल्बुकर्क ने सिर्फ समुंदर नहीं, जमीन पर भी सीधा कब्जा करना शुरू किया। 1510 में उसने एक बहुत ही रणनीतिक कदम उठाया। क्या किया उसने? उसने बीजापुर के सुल्तान से गोवा का बंदरगाह छीन लिया। ओह, 1510 में ही? हाँ, ये एक बहुत बड़ी घटना थी क्योंकि अब भारतीय जमीन पर उनका अपना एक स्वतंत्र बेस बन गया था। आगे चलकर 1530 में एक और गवर्नर न्यूनो दा कुन्हा ने कोचीन की जगह इसी गोवा को पुर्तगालियों की आधिकारिक राजधानी बना दिया। आप जानते हैं, जब मैं इन पुर्तगाली गवर्नर्स, उनकी तोपों और कार्टा सिस्टम के बारे में पढ़ रही थी ना, तो मेरी नजर नोट्स के एक ऐसे हिस्से पर गई जिसने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया। अच्छा, वो कौन सा हिस्सा था? हम हमेशा मानते हैं
कि जो चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं, वो सदियों से भारत में ही रही होंगी। आप निश्चित रूप से उन कृषि उत्पादों की बात कर रही हैं जो पुर्तगाली अपने साथ लेकर आए थे, ना? बिल्कुल। मतलब सोचिए, आज हम समोसे या आलू पराठे के बिना भारतीय खाने की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन भारत में आलू था ही नहीं। बिल्कुल सही। आलू, टमाटर और वो तीखी लाल मिर्च जिसने हमारे खाने का स्वाद ही बदल दिया, ये सब दक्षिण अमेरिका से पुर्तगाली ही लेकर भारत आए थे। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा पपीता, अनानास, काजू और तो और तंबाकू भी 1508 के आसपास दक्षिण भारत में तंबाकू की खेती पुर्तगालियों ने ही शुरू करवाई थी। वाह! और सिर्फ खेती नहीं ना, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस यानी छपाई की मशीन भी 1556 में गोवा में पुर्तगाली ही लेकर आए थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है। हम अक्सर न सिर्फ युद्ध और संधियों को ही इतिहास मान लेते हैं, लेकिन पुर्तगालियों ने हमारी थाली और हमारे समाज के सांस्कृतिक ताने बाने में जो बदलाव किए, वो आज तक मौजूद हैं। सच में। यहाँ एक और तथ्य है जो उनकी गहरी जड़ों को दिखाता है। पुर्तगाली 1498 में भारत आने वाले सबसे पहले यूरोपीय थे। हाँ। और 1961 में, यानी भारत की आज़ादी के बीच 14 साल बाद, वो गोवा से जाने वाले सबसे अंतिम विदेशी थे। सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए, पूरे 460 साल से भी ज्यादा का समय। खैर, पुर्तगालियों के बाद इस खेल में एंट्री होती है डच लोगों की, यानी जो हॉलैंड या नीदरलैंड से आए थे। हाँ, साल था 1605। अब पुर्तगाली तो मसालों पर 60 गुना मुनाफा कूट रहे थे, तो डचों ने भी तो सीधे आकर मसालों के लिए पुर्तगालियों से युद्ध ही किया होगा ना? अगर हम इसके पीछे की रणनीति देखें, तो डचों ने एक बहुत ही चालाकी भरा रास्ता चुना। वो बहुत ही व्यावहारिक और ठंडे दिमाग वाले व्यापारी थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि मसालों के व्यापार में पुर्तगालियों ने एक बहुत ही मजबूत और हिंसक नेटवर्क बना रखा है। उनसे सीधे टकराने में नुकसान ज्यादा है। राइट। इसलिए उन्होंने अपना फोकस स्पाइस आइलैंड्स यानी इंडोनेशिया के द्वीपों पर कर दिया, जहां पुर्तगालियों की पकड़ थोड़ी कमजोर थी। तो अगर मसालों के लिए वो इंडोनेशिया चले गए, तो फिर भारत क्यों आए? भारत में उन्होंने एक ऐसा खजाना देखा जिस पे पुर्तगालियों का उतना ध्यान था ही नहीं। वो क्या था? सूती वस्त्र। डचों ने भारत को मसालों के बजाय कपड़ों के निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया। अच्छा, मतलब फोकस ही शिफ्ट कर दिया। हाँ, उन्होंने भारतीय बुनकरों के बेहतरीन सूती और रेशमी कपड़ों को पूरी दुनिया में बेचना शुरू किया। इसके अलावा नील और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, शोरा। ये शोरा क्या होता है? नोट्स में लिखा है कि इसका भारी निर्यात होता था। शोरा यानी सॉल्ट पीटर। ये पोटेशियम नाइट्रेट होता है जो बारूद या गन पाउडर बनाने का मुख्य तत्व है। ओह, बारूद। उस समय यूरोप में देश लगातार एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे और उन्हें बारूद की भारी जरूरत थी। तो डचों ने भारत से ये शोरा निकालकर यूरोप में बेचना शुरू किया। यानी वो मसालों के बजाय युद्ध की सामग्री और कपड़ों से पैसा बना रहे थे। ये तो कमाल का बिजनेस पिवट था। बिल्कुल। और डचों की इस एंट्री के साथ ही हमारी स्रोत सामग्री में एक और बेहतरीन मास्टर ट्रिक दी गई है। हाँ, वो फैक्ट्री वाली ट्रिक। हाँ, ये ट्रिक उन सवालों के लिए है जो हर दूसरे एग्जाम में टकरा जाते हैं कि किस यूरोपीय कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई। ये हिस्सा अक्सर छात्रों को बहुत परेशान करता है, सच में। लेकिन हमारे पास एक बहुत ही साधारण सा फॉर्मूला है, CMS, यानी छोटे मियाँ सूरत में। छोटे मियाँ सूरत में। बस ये 3 अक्षर याद रखने हैं, CMS। C से है कोचीन, जहां पुर्तगालियों ने 1503 में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। ठीक है। M से है मसूलीपट्टनम, जहां डचों ने 1605 में अपना पहला कारखाना खोला। और S से है सूरत, जहां अंग्रेजों ने 1608 में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री बनाई। तो क्रम से पुर्तगाली, डच और अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री हो गई CMS, यानी कोचीन, मसूलीपट्टनम और सूरत। बिल्कुल, ये फॉर्मूला वाकई सारा कंफ्यूजन दूर कर देता है। डचों के संदर्भ में मसूलीपट्टनम के अलावा एक और शहर बहुत अहम था, और वो था पुलिकट। पुलिकट? वहाँ क्या था? पुलिकट को उन्होंने अपना मुख्य प्रशासनिक केंद्र बनाया, और वहां वो अपने सोने के सिक्के ढालते थे, जिन्हें पगोड़ा कहा जाता था। पगोड़ा? ये तो मंदिरों के आर्किटेक्चर को कहते हैं ना? हाँ, लेकिन डचों ने जो सोने के सिक्के जारी किए, उन पर स्थानीय हिंदू देवी देवताओं, खासकर भगवान विष्णु के चित्र उकेले गए थे। ओह, ऐसा था क्या? हाँ, इसलिए स्थानीय लोग और व्यापारी उन्हें पगोड़ा सिक्के कहने लगे। ये दिखाता है कि डच स्थानीय व्यापारिक संस्कृति में खुद को ढालने की कोशिश कर रहे थे। स्मार्ट मूव था। इसके अलावा बंगाल में उनका सबसे बड़ा और मुख्य केंद्र चिंसूरा था, जहां से वो रेशम और अफीम का व्यापार कंट्रोल करते थे।
चलिए डचों के पगोड़ा और कपड़ों के व्यापार से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसने शुरुआत तो बहुत धीमी की, लेकिन अंततः पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास ही निगल लिया। आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रही हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत ही अजीब सी कहानी लगती है कि लंदन में कुछ व्यापारियों द्वारा बनाई गई एक प्राइवेट कंपनी कैसे एक दिन भारत के भाग्य की विधाता बन गई। इसकी शुरुआत भी बहुत संघर्षपूर्ण रही। 1608 में जब अंग्रेजों का हेक्टर नाम का जहाज भारत पहुंचा तो उसका कैप्टन था विलियम हॉकिंस। हाँ, हॉकिंस। वो सीधे सूरत उतरा और वहां से आगरा गया मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में। हॉकिंस को तुर्की भाषा आती थी और उसने जहांगीर से सीधे उसी भाषा में बात की। और जहांगीर इम्प्रेस हो गया होगा। बिल्कुल। जहांगीर उसे इतना प्रभावित हुआ कि उसने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी और 400 का मनसब भी दिया। सब वाली बात नोट्स में बहुत प्रमुखता से है, पर एक ब्रिटिश व्यापारी का मुगल मनसब से क्या लेना देना? ये मनसब आखिर होता क्या था? मनसब दरअसल मुगल प्रशासन में एक तरह की रैंक या ओहदा होता था। 400 का मनसब मिलने का मतलब था कि हॉकिंस को मुगल दरबार में एक बड़े अधिकारी जैसी इज्जत और रुतबा दे दिया गया। तो मतलब अब वो व्यापारी से सीधा मुगल अधिकारी बन गया। हाँ, लेकिन असली पेच यहाँ था कि जहांगीर ने रुतबा तो दे दिया, पर सूरत में फैक्ट्री लगाने का स्थायी परमिट नहीं दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पुर्तगालियों का बहुत भारी दबाव था और मुगल समुंदर में पुर्तगालियों की ताकत से वाकिफ थे। अच्छा, इसीलिए अंग्रेजों की वो सूरत वाली फैक्ट्री कई सालों तक अस्थायी ही रही और उन्हें 1611 में जाके मसूलीपट्टनम में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिली। एकदम सही। सूरत वाली फैक्ट्री को स्थायी मान्यता 1613 में जाके प्राप्त हुई थी। राइट। और उनकी कूटनीतिक जीत तब शुरू हुई जब 1615 में ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम का एक बहुत ही चतुर राजदूत सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचा। उसने क्या किया? उसने 3 साल तक दरबार में रहकर मुगलों को पुर्तगालियों के खिलाफ भड़काया और व्यापार के कई विशेष लाइसेंस हासिल कर लिए। और अगर हम ब्रिटिश साम्राज्य के पूरे ढांचे को देखें ना, तो ये 3 मुख्य भौगोलिक स्तंभों पर खड़ा हुआ, बंबई, मद्रास और कलकत्ता। बिल्कुल। और इन तीनों को हासिल करने की कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। मतलब सबसे पहले पश्चिमी तट पर बंबई का किस्सा ही देख लीजिए। वो दहेज वाला किस्सा? हाँ, 1661 में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से तय होती है। और इस शादी में पुर्तगाली राजा अपनी बेटी को दहेज में क्या देता है? भारत का पूरा बंबई द्वीप की चरम साम्राज्यवादी मानसिकता थी, जहां जमीन और वहां रहने वाले लोग महज एक प्रॉपर्टी माने जाते थे। बिल्कुल। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि राजा चार्ल्स को बंबई में कोई खास दिलचस्पी थी ही नहीं। उसने 1668 में उस पूरे बंबई शहर को ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड प्रति वर्ष के मामूली किराए पर लीज पर दे दिया। मतलब 10 पाउंड में पूरा बंबई। ये तो उनका पश्चिमी स्तंभ था। दूसरा स्तंभ पूर्वी तट पर तैयार हुआ। 1639 में उन्होंने चंद्रगिरी के स्थानीय शासक से मद्रास के एक छोटे से हिस्से को पट्टे या लीज पर लिया। और वहां क्या बनाया? वहां उन्होंने एक मजबूत 4 दीवारी वाला किला बनवाया जिसका नाम रखा फोर्ट सेंट जॉर्ज। और फिर आता है तीसरा और सबसे खतरनाक स्तंभ, बंगाल में कलकत्ता। हाँ, 1698 में एक अंग्रेज अधिकारी जॉब चारनॉक ने एक मुगल सूबेदार से 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली। वो 3 गांव कौन से थे? ये 3 गांव थे सुतानाती, गोविंदपुर और कालीकाता। जॉब चारनॉक ने इन्हीं तीनों गांवों की जमीन को मिलाकर एक नए शहर की नींव रखी जिसे आज हम कलकत्ता कहते हैं। और वहां जो विशाल सैन्य किला खड़ा किया गया उसका नाम रखा गया फोर्ट विलियम। बिल्कुल सही। तो दहेज में मिला बंबई, पट्टे पर मिला मद्रास और 3 गांवों को खरीद कर बसाया गया कलकत्ता। इन तीनों जगहों पर उनके किले बन गए थे। व्यापार भी जोरों पर था। हाँ, बेस मजबूत हो गया था। लेकिन नोट्स में एक ऐसी घटना का जिक्र है जिसने इन व्यापारियों को अचानक सत्ता का दावेदार बना दिया। और वो कोई युद्ध नहीं था बल्कि एक बीमारी का इलाज था। ये 1717 का टर्निंग पॉइंट है ना? हाँ, 1717। हुआ ये था कि मुगल सम्राट फर्रुखसियर एक बहुत ही गंभीर और जानलेवा बीमारी से जूझ रहे थे। शायद कोई गंभीर फोड़ा था। मुगल दरबार के सारे हकीम और वैद्य हार मान चुके थे। उसी समय कलकत्ता से ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रतिनिधि मंडल दरबार में आया हुआ था जिसके साथ एक ब्रिटिश सर्जन था, डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। अच्छा, डॉक्टर हैमिल्टन। डॉक्टर हैमिल्टन ने सम्राट की सर्जरी की और उनकी जान बचा ली। और एक राजा जब मौत के मुंह से वापस आता है
तो वो खुशी में कुछ भी नाम दे सकता है। बिल्कुल। फर्रुखसियर खुशी से इतना पागल हो गया कि उसने अंग्रेजों के लिए एक शाही फरमान जारी कर दिया। इतिहास में इसे 1717 का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैं इसके प्रावधान पढ़ रही हूँ, इसमें लिखा है कि महज 3000 रुपये सालाना के बदले अंग्रेजों को पूरे बंगाल में बिना कोई टैक्स दिए व्यापार करने की छूट मिल गई। यही वो फ्री ट्रेड या मुक्त व्यापार का अधिकार था जिसे दस्तक कहा जाता था। दस्तक, ओके। अब कंपनी का कोई भी सामान इधर उधर जाता तो उस पर कोई चुंगी या टैक्स नहीं लगता था। इस एक फरमान ने कंपनी का मुनाफा कई 100 गुना बढ़ा दिया। और बंगाल के स्थानीय नवाबों का खजाना खाली कर दिया होगा। एग्जैक्टली। और इसी आर्थिक ताकत ने अंग्रेजों को बाद में प्लासी का युद्ध लड़ने का हौसला दिया। आप कह सकती हैं कि एक डॉक्टर के इलाज ने असल में भारत की गुलामी का पर्चा लिख दिया था। वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ये। लेकिन अंग्रेजों के इस बढ़ते साम्राज्य के बीच कुछ और यूरोपीय खिलाड़ी भी हाथ आजमाने आए थे, जैसे डैनिश लोग। हाँ, डेनिश या डेनमार्क के लोग 1616 में आए थे, लेकिन उनका प्रभाव कभी बहुत बड़ा नहीं रहा। उनका मुख्य केंद्र कहाँ था? बंगाल का श्रीरामपुर उनका मुख्य केंद्र था। उनका ध्यान मुख्य रूप से ईसाई धर्म के प्रचार और थोड़े बहुत व्यापार पर ही रहा। तो वो ज्यादा टिक नहीं पाए। नहीं, अंततः वो भारत के कड़े मुकाबले में टिक नहीं पाए और 1845 के आसपास अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर वापस चले गए। लेकिन जो सबसे अंत में आए ना, उन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए। फ्रांसीसी 1667 में फ्रांसीसियों की एंट्री होती है। फ्रांसीसी कंपनी बाकियों से बहुत अलग थी। ब्रिटिश या डच कंपनियां प्राइवेट थीं, लेकिन फ्रांसीसी कंपनी का गठन वहां के राजा लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के सीधे प्रयासों से हुआ था। मतलब ये पूरी तरह से एक सरकारी कंपनी थी। बिल्कुल। 1667 में फ्रांसिस कैरन के नेतृत्व में सूरत में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई और बाद में पौंडीचेरी को अपना मुख्य हेडक्वार्टर बनाया। तो फिर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में ठनी कैसे? व्यापार तो दोनों कर रहे थे। इसका मुख्य कारण था एक फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। डुप्ले, अच्छा। जब डुप्ले भारत आया तो फ्रांसीसी ताकत एकदम चरम पर पहुंच गई। डुप्ले पहला यूरोपिया था जिसने ये समझा कि भारत के स्थानीय राजा और नवाब आपस में ही लड़ रहे हैं। तो उसने क्या किया? उसने एक खतरनाक रणनीति बनाई। वो अपनी आधुनिक और अनुशासित यूरोपीय सेना इन देसी राजाओं को किराए पर देता था और बदले में जमीन, पैसा और सत्ता हासिल करता था। यानी राजाओं की आपसी लड़ाई में अपना सीधा फायदा निकालना। हाँ, और जब फ्रांसीसी सत्ता फैलाने लगे तो अंग्रेजों को खतरा महसूस हुआ। इसी टकराव का नतीजा थे कर्नाटक युद्ध। ओह, कर्नाटक वॉर्स। हाँ, जिन्होंने दक्षिण भारत को युद्ध का मैदान बना दिया और अंततः फ्रांसीसियों को समेटकर सिर्फ व्यापार तक सीमित कर दिया। तो हमने 1453 के उस ब्लॉक हुए हाईवे से लेकर वास्को डी गामा के 60 गुना मुनाफे, डचों के पगोड़ा सिक्कों, अंग्रेजों को दहेज में मिले बम्बे और फ्रांसीसियों के कर्नाटक युद्ध तक का पूरा सफर तय कर लिया है। एक लंबा सफर रहा है। और चूंकि ये एलजीएल रिसर्च एकेडमी का खास डीप डाइव है ना, तो हमने आज जो कुछ भी अनपैक किया है ना, उसे टेस्ट करने का समय आ गया है। चलिए पीवाईक्यू का एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। मैं सवाल पढ़ूंगी और आप श्रोताओं के लिए उसका विश्लेषण करेंगे। तैयार है? बिल्कुल, देखते हैं हमारी ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स कितने काम आते हैं। पहला पीवाईक्यू ये रहा। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? हमने इस पर गहराई से बात की थी। पहला गवर्नर अल्मीदा था, लेकिन वास्तविक संस्थापक अल्फोंसो डी अल्बुकर्क था, जिसने 1510 में बिल्कुल, जिसने 1510 में बीजापुर से गोवा छीना और सत्ता की जमीनी नींव रखी। शानदार। दूसरा सवाल, अंग्रेजों को बॉम्बे शहर किससे प्राप्त हुआ था? ये तो वो अजीबोगरीब दहेज वाला किस्सा है। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन की शादी में पुर्तगालियों ने अंग्रेज राजा चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में सौंपा था। एकदम सटीक। और आज का आखिरी पीवाईक्यू, मुगल सम्राट जहांगीर ने खान की उपाधि किसे प्रदान की थी? 1608 में हेक्टर जहाज से सूरत पहुंचने वाले ब्रिटिश कैप्टन विलियम हॉकिंस को, जिसने तुर्की भाषा में बात की थी ना? हाँ, जिसने दरबार में तुर्की भाषा में बात की थी। जहांगीर ने उसे इंग्लिश खान कहा और 400 का मनसब भी दिया था। क्या बात है। ये पीवाईक्यू सेशन साबित करता है कि अगर हम इतिहास को सिर्फ तारीखों की तरह ना रटकर, ना उसके पीछे के कारणों, कूटनीति और वो क्यों को समझ लें, तो सवाल बहुत आसान हो जाते हैं। और यही आज की हमारी चर्चा का सार भी है। जो कहानी 1453 में सिर्फ एक बंद पड़े व्यापारिक रास्ते और सर्दी में मांस को सुरक्षित रखने के लिए
काली मिर्च की हताश तलाश से शुरू हुई थी ना, उसने दुनिया के नक्शे पर एक नई लकीर खींच दी। एक छोटी सी व्यापारिक खोज ने समुद्री किलों, तोपों से लैस जहाज़ों, शाही फरमानों और धोखेबाजियों के जरिए 450 सालों का एक पूरा औपनिवेशिक युग रच दिया। सच में इतिहास की घटनाएं कैसे एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, ये देख के हैरानी होती है। डॉट्स कनेक्ट करना ही असली इतिहास है। और इसी मोड़ पर मैं आप सभी श्रोताओं के लिए सोचने को एक नया विचार छोड़ना चाहूंगा। बताइए। जरा कल्पना कीजिए, अगर 1453 में ऑटोमन साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा करके वो पुराना व्यापारिक रास्ता ब्लॉक नहीं किया होता, अच्छा। अगर उस हाईवे पर टोल टैक्स नहीं बढ़ा होता, तो क्या यूरोपियंस कभी इतनी जल्दी समुद्र के रास्ते कोई नया शॉर्टकट खोजते? शायद नहीं। क्या कभी भारत में इस तरह से कोई विदेशी कंपनी आती, या आज हम दुनिया का एक बिल्कुल अलग ही नक्शा देख रहे होते? ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला विचार है। एक बंद दरवाजे ने पूरी दुनिया के दरवाजे खोल दिए। पुर्तगाली नाविक वास्को अमा 1638 में भारत के किस तट पर पहुंचा था? कमेंट में उत्तर दो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।